हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टीपीए के एक और टॉपिक की, जो है आपका कंडीशनल ट्रांसफ़र, कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। देखिए, ये वीडियो क्योंकि इसमें मैं 3 टॉपिक्स आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, तो ये वीडियो आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ में मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको इनसे कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, चलिए चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो पहले हम बात करेंगे कंडीशनल ट्रांसफ़र की। किसकी बात करेंगे हम? कंडीशनल ट्रांसफ़र की। जैसा कि आपने टीपीए में देखा है, टीपीए में आप देखते हैं ना, तो टीपीए में आपका सेक्शन 25 जो है, टीपीए में आपका सेक्शन 25, तो ये जो सेक्शन 25 है आपका टीपीए में, ये क्या कहता है? ये आपका कंडीशनल ट्रांसफ़र की बात करता है। तो जनरल सेंस में अगर हम देखें तो कंडीशनल ट्रांसफ़र इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन दैट इज़ imposed on other party by the transferor। तो बेसिकली कंडीशनल ट्रांसफ़र, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि एक पर्सन, मान लीजिए, किसी दूसरे पर्सन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना, पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए वो कोई कंडीशन लगा देता है कि ये कंडीशन फुलफ़िल होएगी तभी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होएगी। इसी को हम कंडीशनल ट्रांसफ़र कहते हैं। या सीधे अर्थों में सब अर्थों में अगर हम इसको समझें तो क्या हो सकता है कि ट्रांसफ़र के लिए अगर कोई कंडीशन लगाई जाती है, कंडीशन की फुलफिलमेंट के रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम कंडीशनल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन 25, देखिए ये जो कंडीशनल ट्रांसफ़र की मैं आपको मतलब मैंने आपको बताया है, ये एक जनरल सेंस में, अगर आम भाषा में इसे समझें तो इसका मतलब इस तरीके से निकल के आएगा। पर अगर हम सेक्शन 25 टीपीए की बात करें तो उसमें देखिए, उसमें कंडीशनल ट्रांसफ़र को कैसे लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ टीपीए 1882, कंडीशनल ट्रांसफ़र इज़, क्या होता है कंडीशनल ट्रांसफ़र? एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन फेल्स इफ़। क्या बात कर रहा है ये कहता है कि एक इंटरेस्ट जो कि क्रिएट किया जाता है किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए, और जो कि आपका किसी कंडीशन पे आपका डिपेंड होता है, वो फेल हो जाएगा। ठीक है ना, वो फेल हो जाएगा। कब फेल हो जाएगा? ये जो कंडीशंस आपको दे रखी है ना, अगर ये कंडीशंस जो है वो अगर आपकी फुलफ़िल नहीं होती हैं, फाइन, तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपका फेल माना जाएगा। फाइन, तो कौन कौन सा होता है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जो कंडीशन लगाई गई है ट्रांसफ़र के लिए, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए, वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए? वो कंडीशन आपकी कैसी होनी चाहिए? इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन इज़ इम्पॉसिबल। मान लीजिए कि अगर जो कंडीशन है, ठीक है ना, जो लगाई गई है, ठीक है ना, उसको फुलफ़िल करना इम्पॉसिबल है, तो भी ट्रांसफ़र फेल हो जाएगा। अगर जो कंडीशन ट्रांसफ़र के लिए लगाई गई है वो लॉ के ज़रिए फॉरबिडन है, मतलब लॉ ने उसे फॉरबिड कर रखा है, फाइन, लॉ ने जो है उस पर बंदिश लगा रखी है, तो वो भी आपका इस कंडीशन में भी ट्रांसफ़र फेल माना जाएगा। कोई भी ऐसी कंडीशन जो फ्रॉडुलेंट है, मतलब फ्रॉड है, या बोलते नहीं है धोखाधड़ी से रिलेटेड है, कोई भी अगर ऐसी कंडीशन जो धोखाधड़ी करने के लिए या धोखाधड़ी से रिलेटेड है, वो भी आपका क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी आपकी? वो कंडीशन जो है वो भी आपका रिस्पॉन्सिबल होगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के फेल होने के लिए। चौथा है आपका जो कंडीशन अगर इमॉरल है, अगर कंडीशन इमॉरल है तो भी आपका क्या है? ट्रांसफ़र जो है वो आपका फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, अगर कंडीशन जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, मतलब पब्लिक पॉलिसीज़ जो है उनके विरुद्ध में है, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट है, तो भी आपका ट्रांसफ़र फेल माना जाएगा। अगर जो कंडीशन है उसकी वजह से किसी पर्सन या उस पर्सन की प्रॉपर्टी या किसी की भी
प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान होता है, ठीक है ना, उसको नुकसान होता है, फाइन, तो भी आपका ये कंडीशन आपकी कैसी मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी, या हम कह सकते हैं इसकी वजह से ट्रांसफ़र फेल माना जाएगा कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, फाइन। या फिर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की नेचर, उसका नेचर कुछ इस तरीके का हो जिससे कि प्रोविज़न ऑफ लॉ जो है वो डिफ़ीट होता हो, मतलब जो लॉ बनाए गए हैं उसके जो भी प्रोविजंस हैं वो डिफ़ीट होते हों, ठीक है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं से जो लॉ के प्रोविजंस बनाए गए हैं उनके अगेंस्ट हो। तो ये हमने बात करी, ये हमने क्या बात करी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र, कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र, ठीक है ना, जो कि किसी कंडीशन पे डिपेंड है, तो वो ट्रांसफ़र फेल हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र फेल माना जाएगा अगर ये सारी कंडीशन जो है उनका नेचर कैसा होगा, कंडीशन अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, कंडीशन अगर फॉरबिडन बाय लॉ है, फ्रॉडुलेंट है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, किसी पर्सन या प्रॉपर्टी जो है, पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है, या फिर किसी भी लॉ के प्रोविज़न को डिफीट करती है, तो उन इन सारी कंडीशंस में क्या होगा, ट्रांसफ़र फेल माना जाएगा। तो अब इसको ईजिली हम क्या समझते हैं कि जो कंडीशनल ट्रांसफ़र होता है वो तभी वैलिड माना जाएगा, वो तो हमने बोला कि ये कंडीशन अगर ऐसी होगी तो ट्रांसफ़र फेल हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि कंडीशनल, इसी को अगर हम थोड़ा सा बोलते हैं ना, कान इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, इसी को अगर हम सिंपल अर्थों में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि कंडीशनल ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड होगा, कंडीशनल ट्रांसफ़र सिर्फ तभी वैलिड होगा अगर कंडीशन जो है, अगर कंडीशन जो है वो नहीं है, कैसी नहीं है, कैसी ही नहीं है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अगर कंडीशन इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, मतलब पॉसिबल टू परफॉर्म है, ऐसी कंडीशन जिसे किया जा सकता है, जिसे फुलफिल किया जा सकता है, अगर ऐसी है तो वो कंडीशनल ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से अगर जो कंडीशन है वो आपका अनलॉफुल नहीं है, फ्रॉडुलेंट नहीं है, इमोरल नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, किसी प्रोविज़न, लॉ के प्रोविज़न को डिफीट नहीं करती है, इन सारी कंडीशन अगर ये सारा कुछ ऐसा नहीं करती है वो कंडीशन, तो वो कंडीशनल ट्रांसफ़र आपका वैलिड माना जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका कि ए जो है, ए जो है, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ए जो है उसने बी को 5,000 रुपये दिए, कितने दिए, 5,000 रुपये दिए, और क्या कंडीशन लगा दी, बी विल मैरी एज डॉटर सी, कि जो बी है, जो बी है वो किससे शादी करेगा, किससे शादी करेगा, ए की जो डॉटर है, ठीक है ना, ए की डॉटर जो कि सी है उससे शादी करेगा, है ना, और बट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र सी डाइज, मान लीजिए कि ट्रांसफ़र की डेट पे सी जो है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब जिससे बी को शादी करनी थी उसकी ही डेथ हो जाती है, तो ये ट्रांसफ़र आपका वॉइड होगा, ठीक है ना, ये ट्रांसफ़र क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि ये कंडीशन आप फुलफ़िल हो ही, जो आपका ए ने कंडीशन लगाई थी ना वो अब फुलफ़िल हो ही नहीं सकती है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि जो ए है ना, वो आपका 500 रुपये ट्रांसफ़र करता है, किसको, बी को, बी को 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र करता है, किस कंडीशन के साथ पे, दैट बी शैल मर्डर सी, जो कि बी जो है वो क्या करेगा, सी का मर्डर करेगा, क्या करेगा, सी का मर्डर करेगा, तब ये 500 रुपये उसको एक तरीके से मिलेंगे। तो ए बी को 500 रुपये ट्रांसफ़र करता है सी के मर्डर करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर भी ट्रांसफ़र वॉइड माना जाएगा, क्यों, क्योंकि मर्डर करना क्या है, एक क्राइम है, मर्डर करना क्या है, एक क्राइम है, ठीक है ना, तो ये अगर वो करता है तो ये आपका, क्योंकि आपकी ये जो कंडीशन है ये आपका क्या होगी, इनवैलिड होगी, जब कंडीशन आपकी इनवैलिड हो गई तो ये आपका ट्रांसफ़र भी वॉइड माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, हाँ,
अब हम बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक की। वेट अ मिनट, ज़रा इसमें थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ सारा, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं कि जो कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, टाइप्स ऑफ कंडीशंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ना, उस पर कौन कौन सी कंडीशंस लगती हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है उस पर कौन कौन सी कंडीशन लगती हैं। सबसे पहले तो है आपका कंडीशन प्रेसिडेंट। क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट। दूसरा है कंडीशन सब्सिक्वेंट, और तीसरा है आपका कंडीशन कोलेटरल। तो इनको हम ना एक एक करके समझते हैं कि ये कंडीशंस बेसिकली होती कौन सी हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट की। तो कंडीशन प्रेसिडेंट जो है, ठीक है ना, वो आपको सेक्शन 26 में देखने के लिए मिलेगा। किसमें मिलेगा? सेक्शन 26 में, ठीक है ना। सेक्शन 26 जो है उसमें आपको कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि ये आपका जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, सक्सेसर प्रेडेसर्स, ठीक है। प्री मतलब पहले आ रहा है, सक्सेसर मतलब बाद में आ रहा है, तो वही आपका इसमें भी एप्लीकेबल होता है। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है? एनी कंडीशन that is required to be fulfilled before the transfer of any property। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से पहले फुलफिल होनी ज़रूरी है, उसे हम कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। ऐसी कंडीशन जो कि किसी ट्रांसफ़र के होने से पहले फुलफिल होनी ज़रूरी है, उसे हम कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। इट इज़ द कंडीशन विच प्रीसीड्स द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और प्रायर टू द ट्रांसफ़र। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वो कंडीशन होती है जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से पहले आती है, ठीक है ना। मतलब पहले अगर प्रॉपर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके आपका ट्रांसफ़र जो है वो आपका पूरा माना जाएगा। ट्रांसफ़र तभी होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होएगी। तो कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो वॉइड कौन कौन सी कंडीशन में होगी? कोई भी कंडीशन जो है, कंडीशन जो है वो आपका इसमें कह रहे हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट वॉइड कब होगी, मतलब कब माना जाएगा कि वो आपका इनवैलिड है, वो आपका एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी कंडीशन है जो कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, अनलॉफुल है, ठीक है ना, अनलॉफुल है, फ्रॉडिलेंट है, ठीक है, अनलॉफुल है। जैसे कि आपका मान लीजिए फ्रॉडुलेंट है, प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट करती है, फॉरबिडन बाय लॉ होती है, पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो आपका इनके अंडर आती है, वो सारी ही आपकी क्या होंगी? वॉइड मानी जाएंगी। फाइन। If a condition precedent is void, then the transfer of property will also be void because the transfer fails as a condition is not fulfilled। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ये बात कहती है कि अगर कंडीशन प्रेसिडेंट जो कंडीशन रखी गई है, मतलब ट्रांसफ़र के लिए पूरा होने के लिए उससे पहले फुलफिल होने वाली जो कंडीशन है, जब वही वाइड हो जाती है, वही वॉइड हो जाएगी, तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो भी वॉइड माना जाएगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र भी वॉइड माना जाएगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। फाइन। द ट्रांसफ़र कैन इवन टेक प्लेस व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस विद द कंडीशन। देखिए, अगर जो आपका बोलते नहीं है, ट्रांसफ़र तभी भी हो सकता है अगर कंडीशन के साथ में सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस है। फाइन। इसका मतलब वो उसके साथ कहीं ना कहीं उनका बैलेंस सही बैठता है, तो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका ए गिव्स ₹5,000 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट बी विल मैरी एज डॉटर सी, है ना। ये सेम आपके एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया था ना कंडीशनल ट्रांसफ़र में, है ना, वो उसी के एग्जाम्पल्स आपको इसमें लिखा है कि ए जो है, ए 5,000 रुपये देता है बी को, ठीक है, इस कंडीशन में कि जो बी है वो आपकी ए की डॉटर, ठीक है ना, बी जो है वो ए की डॉटर, ए की जो डॉटर है सी, उससे मैरिज करेगा। पर सी का जो है ट्रांसफ़र का जो डेट होता है ना, उसी दिन सी जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में आपका ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। फाइन। ये पहले कंडीशन प्रेसिडेंट क्यों है? क्योंकि पहले कंडीशन लगाई गई, पर पहले शादी करेगा तभी उसको पैसे मिलेगा। ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, ए ट्रांसफ़र ₹5,000 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल मैरी विथ द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई। तो यहाँ पर ए जो है ना, ए क्या कहता है? ए जो है वो बी को
5,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगा किस कंडीशन पे, कि जो बी है वो मैरी करेगी, जब मतलब बी जो है जो जब भी मैरी करेगा, ठीक है ना, तो वो सी डी और ई इनकी कंसर्ट मतलब इनकी रजामंदी लेके आपका शादी करेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो बी है उसने शादी कर ली सी डी ई की कंसेंट लिए बिना। बी जो है उसने शादी कर ली सी डी ई की कंसेंट लिए बिना, उनकी रजामंदी नहीं ली, पर शादी करने के बाद उसने कंसेंट ली, ठीक है ना, मैरिज के बाद कंसेंट ली। तो यहाँ पर भी क्या है, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि उसे शादी करने से पहले क्या लेनी थी, रजामंदी लेनी थी, इसलिए ये जो ट्रांसफ़र है ये भी आपका वॉइड हो जाएगा। ओके, इसमें एक आपका एक केस है, ठीक है ना, विल्किंसन वर्सेस विल्किंसन का। इसमें क्या था कि एक पार्टी जो थी उसको क्या करना था, रिक्वायर्ड टू डिजर्ट हर हस्बैंड फॉर द ट्रांसफ़र टू गो थ्रू। मतलब एक जो पार्टी थी उसको अपने हस्बैंड को छोड़ना था, अगर वो चाहे कि उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र जो है वो पूरा करने के लिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ट्रांसफ़र है वो इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में आपको टीपीए के सेक्शन 29 में मिल जाएगा। ओके, सेक्शन 29 में आपको कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में टीपीए में मिल जाएगा। तो इसमें आपका जैसे आपने कंडीशन प्रेसिडेंट पढ़ी ना, कि पहले लगाई जाती है कंडीशन, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका कि जो कंडीशन, कोई भी ऐसी कंडीशन, ठीक है ना, जो कि ज़रूरी होती है, जिसकी ज़रूरत है कि वो फुलफ़िल हो आफ्टर ट्रांसफ़र। देखिए, आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ एनी प्रॉपर्टी इट इज़ कॉल्ड कंडीशन सब्सिक्वेंट। मतलब वो कंडीशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है टू बी फुलफिल्ड आफ्टर द ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र होने के बाद जो कि फुलफ़िल हो, ठीक है ना, उसे हम कंडीशन सब्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है ना। इन दिस केस ऑलरेडी वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी विल बी अफेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रांसफरी है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, जैसे आपका ए है ना, मान लो ये ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी को, तो ये ट्रांसफरर हो गया ए, और बी क्या हो गया आपका ट्रांसफरी। तो यहाँ पर जो ट्रांसफरी का, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी प्रॉपर्टी जा चुकी है, कंडीशन तो बाद में फुलफ़िल करनी है ना, उसे ट्रांसफ़र के बाद फुलफ़िल करनी है। तो इसका इस ट्रांसफ़र से क्या होता है कि इसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, मतलब जो भी ट्रांसफरी है ना, उसका जो प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा इसको इसका इस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए, अगर कंडीशन फुलफ़िल होती है, अगर कंडीशन फुलफ़िल होती है, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी हो गई है बी को, है ना, प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र हो गई है, और बाद में कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है, तो ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा। पर मान लीजिए कि कंडीशन जो है फुलफ़िल नहीं होती, कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है, तो ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा आपका, वॉइड हो जाएगा, और प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास चली जाएगी, वापस ट्रांसफरर के पास में रिवर्ट बैक हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ट्रांसफ़र विल हैपन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सच कंडीशन। मतलब ट्रांसफ़र कब होएगा, कि जब ये कंडीशन जो है वो आपका ट्रांसफ़र, देखिए हो चुका है, पर आपका क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र कंप्लीट कब माना जाएगा, जब वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी। द कंडीशन सब्सिक्वेंट फॉर ट्रांसफ़र शुड बी लॉफुल, ठीक है ना। जो आपकी कंडीशन सब्सिक्वेंट है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। देखिए, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कंडीशन जो है वो आपकी अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। जैसे कि लॉ ने से फॉरबिड ना कर रखा हो, ठीक है, किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाती हो, ठीक है ना, फ्रॉडुलेंट ना हो, ये सारी आपका जो है कंडीशन होती हैं। तो द कंडीशन सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र के लिए, अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र के लिए लॉफुल होती है, कंडीशन सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र के लिए अगर लॉफुल है, ठीक है ना, तो कंडीशन भी वैलिड हो जाएगी और ट्रांसफ़र भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। बोथ कंडीशन भी वैलिड होगी और ट्रांसफ़र भी वैलिड माना जाएगा। पर मान लीजिए कंडीशन सब्सिक्वेंट जो है वो अनलॉफुल है, मतलब जो कंडीशन सब्सिक्वेंट बाद में जो फुलफ़िल होने वाली कंडीशन है जो रखी गई है वो आपकी अनलॉफुल है, तो उस केस में आपका क्या होगा, कंडीशन तो आपकी क्या हो जाएगी, इनवैलिड, कंडीशन इनवैलिड, बट ट्रांसफ़र क्या होगा,
ट्रांसफ़र क्या होगा, ट्रांसफ़र जो होगा वो वैलिड होगा, ट्रांसफ़र क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है ना। सो कंडीशन सब्सिक्वेंट अगर लॉफुल है तो ट्रांसफ़र और कंडीशन दोनों वैलिड होगा, बट अगर आपकी कंडीशन सब्सिक्वेंट आपकी अनलॉफुल है तो आपका कंडीशन तो इनवैलिड हो जाएगी बट ट्रांसफ़र आपका वैलिड माना जाएगा। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से कैसे समझेंगे, मान लीजिए ए ट्रांसफ़र एनी प्रॉपर्टी एक्स टू बी, ठीक है ना। ए जो है, ए ने कोई प्रॉपर्टी है उसके पास में एक्स, जिसको इस प्रॉपर्टी को किसको ट्रांसफ़र करना है उसे बी को। किस कंडीशन पे, कि बी हैज़ टू सिक्योर अबव 75% मार्क्स इन हिज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कि बी को जो है वो 75% से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से, जो उसके कॉलेज वाले एग्ज़ाम से, उसमें आपको 75% से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। अब यहाँ पर क्या, कि देखिए बात के लिए है ना, ये कंडीशन क्या है, बात के लिए फुलफ़िल करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए बी अचीव करता है 75, अगर बी 75% से ऊपर मार्क्स अगर अचीव करता है तो ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए कि बी जो है वो फेल्स टू अचीव, मतलब ट्रांसफ़र 75% से ऊपर मार्क्स नहीं अचीव कर सकता है, नहीं कर पाता है, तो ये आपका ट्रांसफ़र इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड या वॉइड माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंडीशन कोलेटरल और कंडीशन और कोलेटरल कंडीशन, चाहे कंडीशन कोलेटरल कहें या कोलेटरल कंडीशन कहें, इसके बारे में। तो कोई भी कंडीशन, अ कंडीशन इज कोलेटरल इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली विद द ट्रांसफ़र, ठीक है ना। कोई भी आपकी कंडीशन जो है उसे कोलेटरल कंडीशन कहा जा सकता है अगर वो ट्रांसफ़र के साइड बाय साइड, ठीक है ना, ट्रांसफ़र के साइमल्टेनियसली ही फुलफ़िल करना ज़रूरी है, या हम कह सकते हैं इट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड और फुलफिल्ड साइड बाय साइड दी ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब जो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र है उसके साइड बाय साइड ये भी फुलफ़िल होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि आपका, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ए जो है, ठीक है ना, ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी लीज़ करी, ठीक है ना, लीज़ पे दी किसको, बी को, एज लॉन्ग एज बी रिसाइड्स इन हिज हाउस, पर कब तक के लिए, कि जब तक बी जो है वो ए के घर में रहेगा, ठीक है ना, बी जो है वो ए के घर में रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन कोलेटरल या कोलेटरल कंडीशन का एक एग्जांपल है, कि जब तक ए ने जो प्रॉपर्टी बी को लीज पे दी है वो तब तक उसके पास में लीज पे रहेगी जब तक कि बी जो है वो ए के घर में रहता है। जिस दिन वो घर छोड़ जाएगा ये लीज भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। फाइन, तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो दिस इज़ द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। और मैं आपसे लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।